Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to continue with the chapter Inventories. आज अपने इन्वेंटरीज का इलस्ट्रेशन 6 से स्टार्ट करेंगे. तो लेट अस डिस्कस इलस्ट्रेशन 6. वेरी इंपॉर्टेंट आज की क्लास में एंड देन नेक्स्ट क्लासेस इन्वेंटरीज का इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने लास्ट क्लास भी कहा था कि इलस्ट्रेशन 6 to 10 and all the practical questions of this chapter are very important for the exam. Illustration 6. Messrs X, Y and Z are in retail business. Following information are obtained from the records for the year ended 31st March 2022. So year is ended on 31st March 2022. Goods received from the suppliers. What are goods received from the suppliers? One word answer. Goods received from the suppliers are one word answer. Purchases. अभी स्टोर्स लेजर वाला डिस्कशन खत्म है, ठीक है. तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर्स आर परचेजेस. 15,75,500. पता है मैं जब स्टूडेंट था तो ये जो 500 है ओवरलुक कर देता था. मैं 15,75,000 इसको ले लेता था. सिली मिस्टेक. तो अपने को अवॉइड करना है, केयरफुल रहना है, ठीक है. ब्रैकेट्स में क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस. यानी ये जो 15,75,500 का अमाउंट है, 15,75,500 का जो अमाउंट है, दिस इज सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस. यानी इस अमाउंट में ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस का इफेक्ट आ चुका है या अभी तक नहीं आया है? अभी तक नहीं आया है, बिकॉज इट इज सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस. यानी 15,75,500 में ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस का इफेक्ट नहीं आया है, तो अपने को इफेक्ट देना है. ट्रेड डिस्काउंट को क्या करोगे? प्लस या माइनस? माइनस. ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे. एंड टैक्सेस में जीएसटी को आप क्या करोगे? प्लस या माइनस? प्लस. बिकॉज जो अपना इनवॉइस रेज होता है दैट इज विथ जीएसटी. विथ जीएसटी मतलब वी ऐड जीएसटी. ओके. सो जीएसटी रेट इज 11%. ट्रेड डिस्काउंट इज 3%. आई एम इन अ डाउट. डाउट क्या मेरा? कि मैं पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करूं या जीएसटी को ऐड करूं? व्हाट शुड आई डू फर्स्ट? पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करूं या जीएसटी को ऐड करूं? पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना है. ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट आएगा उसमें 11% का जीएसटी को ऐड करना है. ये कौन बोलता है? जीएसटी लॉ. जीएसटी लॉ ये बोलता है कि जीएसटी लगाने से पहले आप ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दो. सो हम लोग पहले 15,75,500 का 3% ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे. माइनस करके जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट का 11% जीएसटी ऐड करेंगे. ओके. पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस. जो गुड्स हमने सप्लायर से परचेज किया उसका पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इज 87,500. तो इसको हम लोग क्या करना है?
कॉस्ट ऑफ परचेज के साथ क्या करना है इसको, ऐड या लेस या क्या करना है, या नो इफेक्ट, ऐड। ऐड करना है, बिकॉज ये डायरेक्ट एक्सपेंस है फॉर परचेजेस। सो पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 87,500 को अपने लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या समझे अपने, क्या समझे, 15,75,500 में से 3% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, करके जो नेट अमाउंट आएगा उस पर 11% जीएसटी लगाकर ऐड करना है, एंड देन लास्ट में पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 87,500 को ऐड करना है, करके जो अमाउंट आएगा दैट इज द फाइनल और द टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस। ठीक है, तो वो हम लोग पहले निकालते हैं, चलो करते हैं। लिखो इलस्ट्रेशन 6। ठीक है, goods received from suppliers 15,75,000 less trade discount at the rate of 3%, 15,75,000, देखो मैंने वही मिस्टेक कर दिया, जस्ट इमेजिन। So how well I know myself. I knew that I make such mistakes, and then after telling this, I committed the same mistake. Just imagine, 15,75,500 into 3% is coming to 47,265. ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके नेट अमाउंट 15,28,235। इस अमाउंट पर हम लोग जीएसटी एट द रेट ऑफ 11% लगाएंगे। हम्म, 1,68,106, 1,68,106 को ऐड करना है। जीएसटी को ऐड करो, हाउ मच इज इट कमिंग, 16,96,341। देन लास्ट में हम पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को ऐड कर देंगे। $87,500।
करके we are getting 17,83,841. Yes or no? So this is the final cost of purchases. Right? Clear है? अच्छा, सो जो गुड्स बिजनेस एंटिटी ने परचेज किया है उसका टोटल फाइनल कॉस्ट ऑफ परचेजेस इज 17,83,841. अब क्वेश्चन में देखो, जो ओपनिंग स्टॉक है, क्या क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन है? जस्ट चेक एंड टेल मी फटाफट, ऑल ऑफ यू पार्टिसिपेट. क्या क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन या अमाउंट दिया हुआ है? नो. नो। सो देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक. देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक. ठीक है. सो व्हेन देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक, when there is no opening stock, so this amount becomes my cost of ओपनिंग स्टॉक। goods available for sale. Catch करो. What is goods available for sale? यानी जो गुड्स बिजनेस एंटिटी के पास है ड्यूरिंग द ईयर बेचने के लिए. तो बिजनेस एंटिटी के पास जो गुड्स है बेचने के लिए, उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कैलकुलेट कैसे करते? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस. Opening stock is that amount. Opening stock is that amount of the stock which was not sold in the previous year. Unsold stock previous year में is the opening stock in the current year. तो उसको करंट ईयर में बेचेंगे, वो बेचने के लिए अवेलेबल है. सो ओपनिंग स्टॉक इज अवेलेबल फॉर सेल एंड करंट ईयर में जो परचेजेस हुआ है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर सेल. So what are the goods available for sale? The opening stock and the purchases. Opening stock brought forward from the last year. Last year ये unsold था, previous year ये unsold था. तो current year में it is available for sale. So opening stock plus current year purchases is the cost of goods available for sale. यानी इतना गुड्स हमारे पास है बेचने के लिए. बेचने के लिए अवेलेबल. हमने अभी तक उसको बेचा नहीं, वो डिस्कस नहीं किया अभी तक. तो इतना गुड्स बेचने के लिए अवेलेबल है. ओके, क्लियर है? तो 2 में कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. ये हम कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक एड कॉस्ट ऑफ परचेजेस एड ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस
Yes or no? So how do we calculate cost of goods available for sale? Simple concept. क्या याद रखना है? ओपनिंग स्टॉक प्लस करंट ईयर परचेजेस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. एंड डेफिनेटली परचेजेस से कनेक्टेड जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो भी ऐड होंगे. और अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस विल आल्सो बी एडेड टू गेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. अब इस क्वेश्चन में हमारे पास केवल कॉस्ट ऑफ परचेजेस ही है, राइट? $17,83,841. क्लियर? राइट. पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमने कॉस्ट ऑफ परचेजेस कैलकुलेट करते टाइम ऐड कर दिया है, तो उसको दोबारा से ऐड नहीं करना है. ठीक है. सो हमारा फाइनल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इज 17,83,841. कंसेप्ट का याद रखना है. ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस ऑल द डायरेक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस करके वी गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. यानी जो गुड्स बेचने के लिए अवेलेबल था करेंट ईयर में, उसका टोटल कॉस्ट इज कितना. ठीक है. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे पढ़ रहे हैं. सेल्स ड्यूरिंग द ईयर. ध्यान से. सेल्स ड्यूरिंग द ईयर यानी इतना सेल्स हुआ है. सेल का इनकम इज 22,45,500. ओके. उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरीज. व्हाट आर क्लोजिंग इन्वेंटरीज? क्लोजिंग स्टॉक. व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? अनसोल्ड गुड्स एट द ईयर एंड. सो ईयर एंड में क्लोजिंग इन्वेंटरीज, क्लोजिंग स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक का सेल्स प्राइस दिया हुआ है. सेल्स प्राइस देने से क्या समझ में आ रहा है? कि अगर ये अनसोल्ड स्टॉक को अपने बेचते तो कितना में बेच पाते? 2,35,000 में बेच पाते. क्लोजिंग स्टॉक इज अनसोल्ड स्टॉक. सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मींस अगर ये क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग बेचते तो कितना में बेच पाते? इसका सेल्स प्राइस कितना है? 2,35,000 में बेच पाते. ठीक है. अच्छा, जो गुड्स हमने ऑलरेडी बेच दिया है यानी जो सेल हो चुका है, कितने का सेल हुआ है? 22,45,500 का सेल हुआ है. तो जो गुड्स हमने बेच दिया उसका सेल्स 22,45,500 है. और जो गुड्स हम नहीं बेच पाए, अनसोल्ड रह गया, उसको अगर बेचते तो कितना में बेच पाते? सेल्स प्राइस ऑफ 2,35,000. यानी कि ये दो इंफॉर्मेशन से हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे कि बिजनेस एंटिटी के पास जितना भी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल था, बिजनेस एंटिटी के पास जितना भी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल था, वो सारा का सारा गुड्स अगर बिजनेस एंटिटी बेच पाता तो कितना में बेच पाएगा? 22,45,500 प्लस 2,35,000. वेरी करेक्ट है ना? तो बिजनेस एंटिटी के पास जितना भी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल था
सबको अगर बेचता तो कितना में बिकता? 22,45,500 प्लस 2,35,000। जो गुड्स ऑलरेडी बेच दिया है उसका सेल्स वैल्यू 22,45,500 है। जो गुड्स अभी तक नहीं बेचा, अगर बेचता तो कितना में बेचता? 2,35,000 में बेचता। तो अगर सारा का सारा गुड्स को बेच डालता, ऑल द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल को बेच डालता, तो कितना में बेच पाता? 22,45,500 प्लस 2,35,000। क्लियर? सो इन दोनों को ऐड करके व्हाट डू वी गेट? वी गेट द सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, सेल्स प्राइस sales price of the goods available for sale. Sales during the year. 22,45,500. Add sales price of clothing inventories. 2,35,000 ना? कितना रहा? 24,80,500। क्लियर है? राइट। सो हम अभी तक हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया है? हमने सबसे पहले कॉस्ट ऑफ परचेज निकाला, दैट इज स्टेप 1। कॉस्ट ऑफ परचेज कैसे निकाला? गुड्स रिसीव फ्रॉम द सप्लायर, लेस ट्रेड डिस्काउंट, एट जीएसटी, एट पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। स्टेप 2 में हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकाला, जिसका बेसिक फॉर्मूला इज ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ परचेजेस। डेफिनेटली उसके साथ हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, बाकी सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को भी ऐड करेंगे अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। सो वी गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। देन स्टेप 3 में हमने सेल प्राइस ऑफ द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकाला, यानी जितना गुड्स बिजनेस एंटिटी के पास था अवेलेबल फॉर सेल बेचने के लिए, उन सबको अगर बेचता तो कितना में वो बेच पाता? तो ये कैसे निकाला? सेल प्राइस ऑफ द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर एड सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज करके वी गेट सेल्स प्राइस ऑफ द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 24,80,500। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि अगर बिजनेस एंटिटी के पास जितना गुड्स अवेलेबल फॉर सेल था सबको अगर बेच पाता तो कितना का प्रॉफिट कमा लेता वो? वी कैन नाउ कैलकुलेट सेल्स प्राइस ऑफ द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस
cost of goods available for sale is equal to the profit, gross profit, which the business entity would have earned if the entire goods were sold out. क्लियर है? तो बिजनेस एंटिटी के पास जितना भी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल था, सबको अगर बेच पाता तो कितना का ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर लेता? कैसे निकालेंगे? सेल्स प्राइस ऑफ द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकालते हैं। लिखो। 24,80,500 minus 17,83,841, which is coming to how much? 6,96,659. This is the amount of gross profit which the business entity would have earned if it were able to sell all the goods available for sale. अच्छा, मैंने हेडिंग में क्या डाला है? ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। याद करो क्लास 12 में अकाउंटिंग रेशियोज के चैप्टर में ग्रॉस प्रॉफिट रेट विच इज ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते थे? जीपी बाय सेल्स इनटू 100। यही करता था ना, जीपी बाय सेल्स इनटू 100। एक चीज को हमेशा के लिए फिक्स कर लो दिमाग में कि प्रॉफिट का परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नेट सेल्स। ठीक है, राइट? सो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालोगे? ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। 6,96,659 divided by 24,80,500. आपने ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला? सेल्स प्राइस ऑफ द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज निकालोगे वो किस पर निकालोगे? सेल्स प्राइस ऑफ द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल पर ही ना, बिकॉज जो अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आया है दैट इज कंपेयरिंग द sales price of the goods available for sale and the cost of goods available for sale. तो gross profit का percentage in this case will be calculated on sales price of the goods available for sale. कितना आ रहा है? 24,80,500। 6,96,659 divided by 24,80,500 into 100. How much is it coming to? 28.09%. This is the GP rate. GP rate, or you call it as gross profit margin. ठीक है, राइट? यस और नो?
तो हमने क्या क्या किया, हमने हमने सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकाला। कैसे निकाला? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ऑल द डायरेक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को ऐड करके वी गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी जितना भी गुड्स बिजनेस एंटिटी के पास है फॉर सेल उसका अमाउंट कॉस्ट। सो ओपनिंग स्टॉक प्लस करेंट ईयर का परचेजेस के साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को ऐड करके वी गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। देन वी कैलकुलेटेड इन सभी गुड्स को, द गुड्स विच आर अवेलेबल फॉर सेल को अगर बिजनेस एंटिटी बेचता, सो व्हाट इज द सेल्स प्राइस ऑफ द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये कैसे निकाला? जो गुड्स ऑलरेडी बिक चुका है उसका सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, करेंट ईयर का सेल्स, प्लस जो क्लोजिंग स्टॉक में अनसोल्ड अनसोल्ड गुड्स पड़ा हुआ है उसको अगर बेचते तो कितना में बेच पाते, दैट इज अ सेल्स प्राइस ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंटरीज को ऐड करके वी गेट सेल्स प्राइस ऑफ द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो बिजनेस एंटिटी के पास जितना भी गुड्स अवेलेबल है उसको अगर बेचता तो इतना में बेच पाता। देन वी कैलकुलेटेड ग्रॉस प्रॉफिट, कि सारे के सारे की गुड्स, सारे के सारे गुड्स को बेचकर बिजनेस एंटिटी कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर लेता, यानी जितना भी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है एंटिटी के पास उन सबको अगर बेचता तो व्हाट इज अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दैट द बिजनेस एंटिटी वुड हैव अर्नड। सो ये कैसे निकाला हमने? ग्रॉस प्रॉफिट दैट द बिजनेस एंटिटी वुड हैव अर्नड had the entire goods available for sale were actually sold off. So ये कैसे निकाला? सेल्स प्राइस ऑफ द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल करके वी गेट द ग्रॉस प्रॉफिट। देन ग्रॉस प्रॉफिट का रेट, परसेंटेज या मार्जिन, जो आपको कहना है कह लो, ये हमने निकाला। कैसे? प्रॉफिट का परसेंटेज रेट हमेशा सेल्स पर कैलकुलेट होता है, तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। अब क्योंकि हमने जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है उसके लिए हमने सेल्स प्राइस ऑफ द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के बेसिस पर निकाला है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट भी कैलकुलेट होगा ऑन सेल्स प्राइस ऑफ द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल पर। सो ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100 यानी कॉस्ट कितना आ रहा है? 28.09%। ओके, क्लियर? तो फाइनली इस क्वेश्चन में इतना सब कैलकुलेट करके करना क्या है? What do we actually need to find out? We need to find out cost of inventories. इसके आगे जो लिखा हुआ है उसके पीछे जो लिखा हुआ है अपने डिस्कस करेंगे, अभी रीड मत करना। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मींस क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्रीज मींस स्टॉक, स्टॉक मींस क्लोजिंग स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक। तो ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्रीज है इसका कॉस्ट को निकालना है, और हमें क्या दिया हुआ है? sales price, because we know that inventories are valued at cost or NRV whichever is lower। तो इस केस में इन्वेंट्रीज का कॉस्ट को निकालना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मींस द क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, तो उसका कॉस्ट को निकालना है। और हमें क्या दिया हुआ है? सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। तो कैसे निकालें? अभी जस्ट हमने ग्रॉस प्रॉफिट का रेट निकाला है, एंड वो जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है दैट इज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स, यानी 28.09% ऑन सेल्स इज ग्रॉस प्रॉफिट रेट। एंड जो क्लोजिंग इन्वेंट्रीज है उसका सेल्स प्राइस इज 2,35,000। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के सेल्स प्राइस पर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस करके कॉस्ट निकल जाएगा। यस और नो? सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस करके कॉस्ट निकल जाएगा, है कि नहीं? राइट, ओके। क्या चीज? करेक्ट। सबसे पहले जो अपने को, सबसे पहले वी नीड टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट। चलो करते हैं।
लिखो। directly use full attractable 200 by geometric method. करो एक बार, करो इसको डिस्कस करते आप जो बोल रहे हो। तो सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज अपने को दिया हुआ है। सेल्स में से अगर अपने प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं वी गेट कॉस्ट, एंड हमने जस्ट अभी प्रॉफिट का परसेंटेज निकाला है विच इज 28.09%. सो 28.09% इज ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स, बिकॉज हमने रेट किस पर निकाला है, अपॉन सेल्स पर. So this is gross profit rate margin percentage 28.09% on sales. और हमें क्लोजिंग इन्वेंट्रीज का सेल्स प्राइस पता है, तो इस अमाउंट पर 2,35,000 पर हम 28.09% कैलकुलेट करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे. सो 2,35,000 इंटू 28.09% is the amount of gross profit included in this amount 2,35,000, है ना. So 2,35,000 into 28.09% कितना आ रहा है? 66,012. This is amount of gross profit included in the sales price. Sales price में से gross profit को minus करके we get the cost. So how much is the cost of inventory is coming to? 1,68,988. So the sale price is 120%. Sale price for the stock. Correct. No, no. डिस्कस करें उसको, रुको. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज. आपका डाउट में तुरंत आ रहा है, गिव मी 2 मिनट्स. ठीक है, सो दिस इज कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज 1,68,988. ठीक है, अभी क्वेश्चन के आगे और पीछे में जो लिखा हुआ था उसको डिस्कस कर रहे हैं. ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज हमने कैसे कैलकुलेट किया? सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करके. हमें क्लोजिंग इन्वेंट्रीज का सेल्स प्राइस दिया हुआ था, उसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट निकालकर ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करके वी गेट द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज. सो दिस इज कॉल्ड एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, बिकॉज आपने क्लोजिंग इन्वेंट्रीज के सेल्स प्राइस में से करेक्ट प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करके कॉस्ट को निकाला है. सो ये एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड. अब मेरे को बताओ, इस तरीके से जो आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज को निकाला है, यूज योर जजमेंट एंड टेल मी, इस तरीके से आपने जो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज निकाला है, टेल मी यूजिंग अ जजमेंट, इज इट द एग्जैक्ट अमाउंट, is it, will you, what do you think, is it the exact amount at which these inventories were purchased? बिकॉज आपने एक एडजस्टमेंट करके कॉस्ट को निकाला है. क्या एडजस्टमेंट किया? क्लोजिंग इन्वेंट्रीज के सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेट करके अमाउंट को, प्रॉफिट को माइनस करके कॉस्ट को निकाला है. सो ये जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज हमने इस तरीके से निकाला है यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, टेल मी, is it the actual cost at which this inventories were purchased? Answer is no. This is not the original cost. So this is not the historical cost. So it is the
non-historical cost of inventories using adjusted selling price method. So it is non-historical cost. Historical means what? Origin, point of origin. यानी स्टार्टिंग में एक्चुअल में जिस प्राइस में हमने स्टॉक को परचेज किया था, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट. बट हमने तो कॉस्ट को कैसे निकाला? सेल्स प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करके कॉस्ट को निकाला. So it will not give us the exact actual cost at which the inventories were purchased. So it is non-historical cost of inventories using adjusted selling price method. ठीक है, क्लियर है? सो इलस्ट्रेशन 6 को सॉल्व करने का ये तरीका है. हम लोग क्या करेंगे, अभी इन्वेंटरीज में जो इलस्ट्रेशंस एंड प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस अपने सॉल्व करेंगे उसको टाइप्स में डिवाइड कर लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग. सो इलस्ट्रेशन 6 मेरा टाइप 1 है. अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, ध्यान से सुनो. अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं. अब क्योंकि इनका टाइप अलग अलग है तो इनको सॉल्व करने का अप्रोच विल बी डिफरेंट. तो हमने इलस्ट्रेशन 6 में जो स्टेप्स को सीखा है, द सेम स्टेप्स वी कैन नॉट अप्लाई फॉर टाइप 2 और टाइप 3. डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो डिफरेंट इज द मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन. देयर इज नो फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइप्स, बट हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए जितना इलस्ट्रेशंस मटेरियल में है एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे उनको टाइप्स में कैटेगराइज कर देंगे फॉर द पर्पस ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग. दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग. ऑफिशियली एज सच कोई टाइप्स नहीं है, बिकॉज सिचुएशन टू सिचुएशन टाइप बनता है और उसको सॉल्व करने का मेथड अलग होता है, डिफरेंट होता है. हम लोग खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइप्स में कैटेगराइज कर रहे हैं. ठीक है, ओके. सो इलस्ट्रेशन 6 इज अ टाइप 1. लिख लो, स्टडी मटेरियल में टाइप 1 लिखो. इलस्ट्रेशन 6 इज अ टाइप 1. तो टाइप 1 के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है? टाइप 1 के क्वेश्चंस, टाइप 1 का क्वेश्चन कैसे बना? नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड. सो टाइप 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या अप्रोच है? स्टेप 1, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल equal to opening stock plus purchases plus all direct manufacturing expenses. Step 2, cost sales price. Step 2, sales price of the goods available for sale, which is equal to sales during the current year plus the sales price of the closing inventories. Step 3, gross profit is equal to sales price of the goods available for sale minus cost of goods available for sale. Then gross profit rate margin GP by sales into 100. इसमें हम लोग सेल्स कौन सा लेंगे? सेल्स प्राइस ऑफ द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, राइट? देन लास्ट स्टेप में कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज कैसे निकालना है? यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड. हमें क्लोजिंग इन्वेंट्रीज का सेल्स प्राइस दिया हुआ रहेगा, उसमें से जीपी का रेट माइनस करके वी गेट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड. क्लोजिंग इन्वेंट्रीज का सेल्स प्राइस में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करके वी गेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड एंड दिस इज नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट. ठीक है, तो ये टाइप 1 बना. तो टाइप 1 के क्वेश्चन को इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप. इसको अपने दिमाग में प्रोग्राम कर लो. अब टाइप 1 के क्वेश्चंस को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? क्या इसका पहचान होगा? पहचानोगे कैसे टाइप 1 का क्वेश्चन है? व्हाट आर द कीवर्ड्स? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड. द सेकंड इज सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरीज अपने को दिया हुआ है. जब अपने को क्वेश्चन में सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरीज दिया हुआ है एंड हमें बोला है यूज एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, तो अपने को समझ जाना ये टाइप 1 का क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया है.
तो वो स्टेप्स को अपने दिमाग में सेट कर लो, प्रोग्राम कर लो कि टाइप 1 के क्वेश्चंस को इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, टाइप 1 के क्वेश्चन को पहचानोगे कैसे? दो चीज से पहचानोगे, adjusted selling price method and sales price of closing inventories। यानी क्वेश्चन में अगर सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरीज दिया हुआ है और हमें एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड यूज करना है, तो समझ जाना टाइप 1 के तरीके से ये सॉल्व होगा। ये तो बाय डिफॉल्ट नॉन हिस्टोरिकल ही होगा ना, बिकॉज इट इज एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, तो नॉन हिस्टोरिकल से नहीं पहचाना। गेटिंग माय पॉइंट? राइट। अब आपका डाउट में आ जाता है, ठीक है, जीपी का रेट इज 28.09% ऑन सेल्स। तो एक चीज हमेशा रखना, ये चीज मैं थोड़ी देर बाद बताने वाला था, बट आपने क्वेश्चन पूछा तब भी बता देता हूं। दिस इज वन गुरु मंत्र। ठीक है, क्या मंत्र है? सुना, जिस जिस चीज के ऊपर परसेंटेज बेस्ड होता है उसको हमेशा 100 पकड़ते। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज सेल्स पर है, तो सेल्स 100 है। अंडरस्टूड? जिस चीज के ऊपर परसेंटेज बेस्ड है, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज इज बेस्ड ऑन सेल्स, बिकॉज जीपी सेल्स के ऊपर कैलकुलेट हुआ। कैसे क्या? आपने जीपी बाय सेल्स इंटू 100, 28.09% ऑफ सेल्स। तो हर 100 रुपए के सेल में 28.09 का प्रॉफिट। पर सेंट मीन्स व्हाट? सेंट मीन्स a century, century means 100, so per cent means per 100, so per 100 रुपीस के सेल्स पर 28.09 का प्रॉफिट है। बिकॉज आपने कैसे कैलकुलेट किया? जीपी इज इक्वल टू 28.09% ऑफ सेल्स। अब परसेंट ऑफ सेल्स को कन्वर्ट करो, पर सेंट, सेंट मीन्स 100, तो पर 100 रुपीज के सेल्स पर जीपी इज 28.09। यानी सेल्स प्राइस मेरा 100 है, जीपी मेरा 28.09 है, तो कॉस्ट इज माई 100 माइनस 28.09। करेक्ट। तो इसका मंत्र क्या याद रखना अपने को? कि जिस चीज पर परसेंटेज बेस्ड है दैट इज ऑलवेज टेकन एज 100। क्लियर है? आई होप आई हैव क्लियर योर डाउट। ठीक है, यस और नो कि है डाउट? वो तो जब आएगा तब डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करने से वो कंफ्यूजन अराइज हो जाएगा, है ना? ठीक है, आएगा, सारा टाइप का क्वेश्चंस आएगा। इंस्टीट्यूट का मटेरियल से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, और आपको पता है इंस्टीट्यूट का मटेरियल इज कवरिंग ईच एंड एवरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं हो सकता। अगर आप जनवरी 2026 का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो, आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड द सिलेबस, after we have solved each and every question in the institute study material, illustrations and practical questions, आप जनवरी 2026 का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, आप मोर देन 80% आप सॉल्व कर पाओगे विदाउट एनी फ्रिक्शन, है ना? राइट। तो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में ईच एंड एवरी वैराइटीज आर कवर्ड, सब कुछ है इसमें मिलेगा। बाइबल सुना सर, गीता, नो सिक्योर। ठीक है, सो इलस्ट्रेशन 6 मेरा टाइप 1, एंड टाइप 1 का एक और इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 7। तो इलस्ट्रेशन 7 इज ऑल्सो टाइप 1, तो अपने को मार्क करते चलना है। मैंने मार्क कैसे किया अपने मटेरियल में? कैसे आइडेंटिफाई करना है? टाइप 1, सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरीज इज गिवन and the question asks us to find out cost of inventories using adjusted selling price method। so मेरा टाइप 1 का बना।
ठीक है, So what was the answer? क्या Answer. आंसर वाज 1,68,988. नाउ इलस्ट्रेशन 7 देखो, ये भी टाइप 1 का है। कैसे समझा मैंने? बिकॉज इलस्ट्रेशन 7 में क्या बोला हुआ है? यूज adjusted selling price method and they have given closing inventory at selling price. So ये दो चीज मिलने से अपने को समझ जाना है कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। एंड टाइप 1 के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. हाउ डू वी कैलकुलेट दैट? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस. ओपनिंग स्टॉक इज nil, purchases is 2 lakh. So what is the amount of cost of goods available for sale? 2 lakh. 2 lakh is the cost of goods available for sale. Then next step में sales price of the goods available for sale, ये कैसे निकालते हैं? Sales during the current year plus the sales price of the closing inventory. Sales during the year is 2 lakh and sales price of the closing inventory is 50,000. So sales price of the goods available for sale is 2,50,000. Then next step में gross profit. Sales price of the goods available for sale minus cost of goods available for sale. 2,50,000 minus 2 lakh is equal to rupees 50,000. So this is my gross profit. Then calculate gross profit margin, which is equal to GP by sales and 200. Sales कौन सा लोगे? Sales price of goods available for sale. Because आपने GP कैसे calculate किया? Sales price of the goods available for sale minus cost of goods available for sale. तो GP का रेट हम लोग सेल्स प्राइस ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल पर कैलकुलेट करेंगे फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओनली फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. So 50,000 by 2,50,000 in 200 is how much? 20%. This is gross profit rate on sales. अभी हमें कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज निकालना है और दिया हुआ क्या है? सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज. तो सेल्स प्राइस में से जीपी को माइनस करके वी गेट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज. दिस इज यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड. सो सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज इज 50,000. इसके ऊपर 20% ग्रॉस प्रॉफिट का रेट अप्लाई करो, कितना रहा जीपी? 50,000 का 20% इज हाउ मच? 10,000 is gross profit. Minus कर दो. Correct. You get 40,000, which is the non-historical cost of closing inventories using adjusted selling price method. Current cost of goods. Current cost of goods. Non-historical cost. Clear है ना? Okay. So question 7 can be taken as home task. Right? Okay. Moving to the next illustration, illustration 8. Illustration 8 मेरा टाइप 2 है. ये जो टाइप्स अपने बना रहे हैं फॉर आर अंडरस्टैंडिंग है. ऐसा कोई टाइप ऑफिशियली होता नहीं कि हम लोग खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइप्स बना रहे हैं. अब इलस्ट्रेशन 8 मेरा टाइप 2 है. टाइप 2 वाले क्वेश्चंस को कैसे समझना है कि टाइप 2 का क्वेश्चन है एंड टाइप 2 के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, वो अभी हमने डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन 8. सो टाइप 2 का क्वेश्चन को कैसे समझना है, कैसे समझना है कि टाइप 2 का क्वेश्चन है, पकड़ना कैसे है, and then type 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, that we shall discuss right now with the help of illustration 8.
बट इलस्ट्रेशन 8 को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक डिस्कशंस को हम करते हैं। मेरे साथ बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट, स्पेस छोड़कर, एकदम 3-4 लाइन का स्पेस छोड़कर। ये 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 कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं अपने, राइट? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेस, 2 परचेजेस माने नेट परचेजेस आफ्टर, करेक्ट, परचेज रिटर्न को माइनस करने के बाद, दैट इज सेल्फ अंडरस्टूड। ओके, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का मतलब विच इज इनकर्ड इन दी, करेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विच इज अ फैक्ट्री। क्लियर? यू नॉट राइटिंग কি হয়েছে? পড়াশোনা মন নেই নাকি? ऐसे अकाउंट्स तो आता है, করে নেবা। Solving any question. एग्जाम्पल नीचे। ওকে, হয়েছে কপি? দেখো, वेरी नाइस, वेरी नाइस, सुपर। ठीक है, ओके, तो क्रिश ने कर लिया है ट्रेडिंग अकाउंट को कॉपी। नाउ ये ट्रेडिंग अकाउंट है, सिंपल है, ये आता है अपने को। इसमें ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है जो आपको नहीं पता है, मेरे को डिस्कस करना है या बताना है? वी आर थॉरो विद दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट में से, ट्रेडिंग मीन्स व्हाट? ट्रेड, ट्रेड मीन्स बाय एंड सेल। ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स। तो अब मेरे को ये बताओ, ये ट्रेडिंग अकाउंट से, ये ट्रेडिंग अकाउंट को देखकर मेरे को बताओ, टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। So purchases plus cost of by clock
परचेजेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक। क्या? सो एक बार फिर से परचेजेस बानी। प्लस क्लोजिंग स्टॉक। Purchases plus closing stock is cost of goods available for sale. Are you sure, Bani? Cost of सर आई goods, वांट टू बी as always, Bani is always sorry for whatever she says in the first attempt. Okay, yes, Bani, tell me. Now correct yourself and tell me the correct answer. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस क्लोजिंग Plus closing stock. स्टॉक। Once नहीं again, सर, Bani has क्लोजिंग to be स्टॉक। sorry. अरे Bani, be careful and talk. Cost of goods available for sale. अभी just मैंने डिस्कस किया टाइप 1 के टाइम. Aparna, ओपनिंग tell स्टॉक me. प्लस परचेजेस। Okay. Aparna, you tell me if you want to make any modification to Bani's answer. Tell me the correct answer, Aparna. Cost of goods available for sale. Sir, the answer for cost of goods available for sale will be opening stock plus all direct expenses. Just that and nothing. यही तो करा है, इतना स्पष्ट भाषा में और क्या कराऊं बताओ. So how do we calculate the cost of goods available for sale? आप लोग अटेंशन नहीं पे कर रहे थे जब मैं बोल रहा था. You are not paying attention. तो फिर क्या आपने क्लास में रिटेन कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, and how we are preparing ourselves for the exams. ठीक है, this is not done ना, not good. So we should pay attention in class. Otherwise, मेरा तो क्या, I'm already a qualified chartered accountant. आप लोग का सी करना बाकी है. And it is more than mine, it is your own responsibility. ठीक है, तो so pay attention. What else can I say? We all are adults, I suppose. Yes, crossed 18. Okay. So behave like that. So cost of goods available for sale is calculated as opening stock plus cost of purchases plus all the direct and manufacturing expenses. यानी जितना गुड्स बिजनेस एंटिटी के पास है अवेलेबल करेंट ईयर में बेचने के लिए, उसका कॉस्ट को कैसे निकालेंगे. ओपनिंग स्टॉक जो पिछले साल से लेकर आए करेंट ईयर में बेचने के लिए, वो साथ में करेंट ईयर का परचेजेस को ऐड करेंगे, एंड कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस परचेजेस से कनेक्टेड, डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो उसको ऐड करेंगे करके वी गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. ओके, तो इस केस में मेरा ओपनिंग स्टॉक 25,000, परचेजेस 85,000, direct manufacturing expenses 10,000. So what is the amount of cost of goods available for sale? 25,000 plus 85,000 plus 10,000 is equal to rupees 1,20,000. अब मेरे को सेल्फ डाउट होने लग गया कि illustration 6 आप लोग के भेजे में घुसा है. Have you all understood illustration 6? No answer. Yes, sir. Yes understood, tell me that. पूरा yes understood ऐसे करके. If not then say no, not understood. Yes, sir. Understood. Okay. I feel discouraged यार. Come on. अच्छा नहीं किया आप लोगों ने मेरे को डिस्करेज करके. तो लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल.
तो 1,20,000 इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी बिजनेस एंटिटी के पास करेंट ईयर में बेचने के लिए जितने गुड्स थे अवेलेबल फॉर सेल, उसका कॉस्ट इज 1,20,000। तो इनमें से क्या बिजनेस एंटिटी ने सारा का सारा गुड्स बेच दिया है, नो या सर। फिर अभी भी बिजनेस एंटिटी के पास कुछ अनसोल्ड क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है? टेल मी। closing stock सर 20,000 बाकी है। 42. 20,000 बाकी? क्या बाकी है, आप मेरे को दोगे? इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज 20,000 बाकी है? कहां पर लिखा हुआ है? 20,000 का। कैसे? सर सेल्स तो 1 लाख का ही है ना, हम्म। और कॉस्ट इन्वेंट्री। ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 1,20,000 है। हम्म। तो 20,000 का गुड्स बाकी होगा क्लोजिंग स्टॉक में। क्लोजिंग स्टॉक आपको क्या दिखाई दे रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में? हाँ सर 40,000। तो आप 20,000 कैसे बोल रही हैं? है ना? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 40,000। सो अनसोल्ड गुड्स 40,000 का बचा हुआ है, ठीक है? सो 40,000 का गुड्स आर लेफ्ट अनसोल्ड, lying as closing stock और closing inventory, Cost of ठीक है? So what is the cost of goods available for sale? 1,20,000। 1,20,000 में से क्या सारा का सारा गुड्स आपने बेच दिया है? आंसर इज नो। कुछ क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक कितना का पड़ा हुआ है? 40,000. 40,000 का पड़ा हुआ है। आपके पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का कॉस्ट कितना था? 1,20,000। 1,20,000। इसमें से 40,000 का क्लोजिंग स्टॉक बच गया है, बच गया है। So now can you tell me what is the cost of goods actually sold? The goods available for sale is rupees 1,20,000। 1,20,000 में से 40,000 का goods were not sold, unsold, closing stock 40,000 का है। So now can you tell me what is the cost of goods sold? 80,000। 80,000। 1,20,000 का goods was available for sale, जिसमें से 40,000 का stock is left unsold। तो what is the cost of goods available for sale? 1,20,000 minus Cost of goods sold. 40,000. So what is cost of goods sold? 80. 1,20,000 minus 40,000. Okay, 80,000। clear? So you can cut out opening plus purchase minus closing. Okay, लिखो। COGS. Correct. It is also cost of goods consumed. वो मेरे को इंटर के चैप्टर में, इंटर में पूछना, कॉस्ट अकाउंटिंग में। बानी को क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज COGS, शॉर्ट में इसको बोलते हैं, इज कैलकुलेटेड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी जितना गुड्स बिजनेस एंटिटी के पास था बेचने के लिए, उसका कॉस्ट माइनस
जो गुड्स बिजनेस एंटिटी नहीं बेच पाया, क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट को माइनस करके वी गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, इस फॉर्मूला को अपने ऐसे इलाबोरेट कर सकते हैं क्या? देखना, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल की जगह वी कैन राइट दिस इज व्हाट यू वर सेइंग टू मी, plus purchase. वही तो हुआ ना? Because cost of goods available for sale is calculated as opening plus purchases plus, Minus यही तो आप बोल रहे थे मेरे को। हम लोग टाइप 2 में हैं, तो टाइप 1 से बाहर निकल जाओ, what is the name of the type 2? सब डिस्कस करेंगे। मैंने क्या बोला था? हर एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, हर एक टाइप को सॉल्व करने का स्टाइल, अप्रोच, एवरीथिंग इज डिफरेंट। देयर इज नो इंटरकनेक्शन। ऐसा नहीं कि टाइप 1 में जो सीखा उसका नॉलेज कैन बी यूज्ड इन टाइप 2, नो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टाइप्स, है ना? यू नो व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? नो इंटरकनेक्शन। वो अलग है, ये अलग है, ठीक है? राइट। सो टाइप 1 का कोई भी नॉलेज, ऐसा नहीं कि टाइप 1 का नॉलेज विल बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड टाइप 2, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। यस और नो? Yes, sir. ये भेजा में घुसा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक plus Yes. purchases plus all the direct and manufacturing expenses, then cost of goods available for sale से minus करेंगे cost of closing stock, तो we get cost of goods sold। 1,20,000 का गुड्स हमारे पास था अवेलेबल फॉर सेल, जिसमें से 40,000 का गुड्स हम नहीं बेच पाए, तो जो गुड्स हमने बेचा है उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1,20,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू ₹80,000। ठीक है? ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन। सेल्स का अमाउंट कितना है? 1,00,000 दिख रहा है मेरे को, यानी जो गुड्स आपने बेचा है 1,00,000 में बेचा है, बेचकर आपने कितना प्रॉफिट कमाया? 20,000 का ग्रॉस प्रॉफिट 20,000. कमाया। तो जो गुड्स आपने बेचा है 1,00,000 में बेचा, और बेचकर कितना कमाया? 20,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स 1,00,000, ग्रॉस प्रॉफिट 20,000। तो जो गुड्स आपने बेचा है 1,00,000 में बेचा है, एंड बेचकर आपने 20,000 का प्रॉफिट कमाया है, दैट इज ऑल्सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सेकेंड फॉर्मूला इज सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। देखो आंसर सेम आएगा, लिखो। ₹1,00,000 minus 20,000 is equal to rupees. Okay.
Yes, sir. क्लियर है? जो गुड्स आपने बेचा उसको 1 लाख में बेचा, बेचकर आपने 20,000 कमाया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1 लाख माइनस 20,000 इज इक्वल टू रुपीज 80,000. चैप्टर का नाम क्या? इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज का मतलब क्या? इन्वेंट्रीज माने स्टॉक. स्टॉक मीन्स क्लोजिंग स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक, राइट? तो ये जो 3 फॉर्मूलाज, बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, ये जो 3 फॉर्मूलाज हमने अभी डिस्कस किया, कौन से फॉर्मूले में आपको क्लोजिंग स्टॉक नजर आ रहा है? सेकेंड फॉर्मूला में क्लोजिंग स्टॉक नजर आ रहा है. एकदम पिक्चर क्लियर है, ज्यादा सोचना नहीं, ठीक है? इन्वेंट्रीज का चैप्टर है. इन्वेंट्रीज का मतलब स्टॉक. स्टॉक मीन्स क्लोजिंग स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक. तो इस चैप्टर का पूरा पर्पस इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज, यानी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो कि मेरे को फॉर्मूला नंबर 2 में नजर आ रहा है. तो फॉर्मूला 2 से क्या हम लोग कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? क्या चेंज करोगे आप? फॉर्मूला 2 से अपने को कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए क्या करना है? minus cost of Sir, COGS plus cost of goods available for sale. COGS is equal to cost of goods available for sale माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को अगर अपने सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाते हैं, तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को हम LHS में ले आएंगे तो वो प्लस साइन में आएगा. तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस COGS. ऑब्वियसली ना, लॉजिकली भी सोचो, बोलने से पहले सोचा करो. ऐसा नहीं कि रट लेना है चीज को, बोलने से पहले सोचो. कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. जितना गुड्स हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल पड़ा हुआ था, उसमें से अगर अपने माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. Available for sale 100 units, sold 80 units. So what is the closing stock? 20 units. Goods available for sale 100 units, goods sold 80 units. So what is the closing stock? 100 minus 80, 20 units. है ना? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस कैसे कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है. आप लोग इंस्टीट्यूट को ही बंद करवा दोगे, है ना? डोंट डू दिस इनजस्टिस, है ना? और भी लोगों को CA करना है, CMA करना है, ठीक है? ओके, चलो लिखो.
ठीक है। So from two above we can get cost of closing stock, which is equal to cost of goods available for sale minus cost of goods sold. Cost of goods available for sale कैसे निकालोगे? Opening stock plus purchases plus all the direct and manufacturing expenses. Cost of goods sold कैसे निकालोगे? Sales minus gross profit. आज किसी का मूड नहीं लगता पढ़ने का, है ना? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कैसे निकालोगे? वन में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस Opening प्लस ऑल द stock डायरेक्ट plus मैन्युफैक्चरिंग purchase. एक्सपेंसेस। एंड सीओजीएस कैसे निकालोगे? सेल्स माइनस All ग्रॉस प्रॉफिट। लिख लो बाबा। लिखो यूज वन। ठीक है, राइट? तो yes, इसी के साथ नाउ वी शैल डिस्कस टाइप 2 इलस्ट्रेशन नंबर 8। क्लियर है? ओके। सो इलस्ट्रेशन 8 में आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। पूरे चैप्टर में यही कर रहा है। इन्वेंट्रीज मतलब क्लोजिंग स्टॉक, उसका वैल्यूएशन कर। तो वैल्यूएशन करने का ये टाइप 2 है। क्या क्या दिया हुआ है? इन्वेंट्रीज एज ऑन 1st April 2021 which is my opening stock. ओके, यस और नो? कि इसमें भी डाउट है? ईयर इज एंडिंग ऑन 31st March 2022, so 1st April 2021 is my opening stock. परचेजेस दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है। क्या सेलिंग एक्सपेंसेस कोई काम का है? अभी जो भी हमने डिस्कस किया, सेलिंग एक्सपेंसेस कोई काम का है? आंसर इज no. नो। सेलिंग एक्सपेंसेस क्या काम का है? वो तो पीएल अकाउंट में आता है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मींस ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी पीएल अकाउंट में आता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, करेक्ट। ऑल दीज आर माय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल चार्जेस मींस इंटरेस्ट ऑन लोन। So selling expenses, administrative expenses, financing charges are debited in profit and loss account. ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है, तो इसका कोई काम नहीं है टाइप 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इनफैक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के पूरे चैप्टर में ये तीनों एक्सपेंसेस का कोई काम नहीं है, बिकॉज इन्वेंट्रीज तो ट्रेडिंग अकाउंट में पाया जाता है एंड ट्रेडिंग अकाउंट में ये तीनों एक्सपेंसेस आते नहीं है। तो पूरे चैप्टर में ये तीन एक्सपेंसेस का कोई काम नहीं है। बोलो। दिस इज सेलिंग एक्सपेंसेस फॉर द सेल्स मेड। एनआरवी कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करते, दे आर एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस, जो इनकर होगा अगर अपने उस क्लोजिंग स्टॉक को बेचने जाएंगे तब। ये इधर में जो सेलिंग एक्सपेंसेस है, दीज आर द सेलिंग एक्सपेंसेस व्हिच हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड फॉर द सेल्स मेड। यानी ये जो हमने सेल किया 12,45,000 का, उसको सेल करने के लिए हमने इतना अमाउंट का सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर किया है। करेक्ट, ओके, समझ में आया? तो सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस, ये सब कोई काम का नहीं है इन द एंटायर चैप्टर ऑफ इन्वेंट्रीज, बिकॉज ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं एंड इन्वेंट्रीज मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ओके,
क्लियर है? ओके, Yes. तो देखो ना, अपने को ट्रेडिंग अकाउंट वाला फीलिंग आ रहा है। ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, सेल्स है। ठीक है, First operating also. रुको, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड करें, मेरे साथ रीड करना, मेरे आगे रीड मत करना। ठीक है, सो नेक्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन को देखो, बारिंग द, अच्छा लास्ट लाइन को देखो, द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑन सेल्स, यानी जीपी का मार्जिन दिया, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दिया विच इज 20% ऑन सेल्स। तो जो सेल्स है, सेल्स का 20% है ग्रॉस प्रॉफिट। तो थोड़ा दिमाग में सोचो, यानी ट्रेडिंग अकाउंट का लगभग सारा इंफॉर्मेशन है हमारे पास। ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाल लेंगे 20% ऑन सेल्स लगाकर, क्रेडिट साइड में सेल्स है, सेल्स भी दिया हुआ है, बचा क्या सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ही पूछा है। तो फीलिंग क्या आ रहा है कि क्यों ना एक ट्रेडिंग अकाउंट बना ले, क्यों ना एक ट्रेडिंग अकाउंट बना ले, ट्रेडिंग अकाउंट बना के जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट होगा। ये फीलिंग आया कि नहीं आया? आया ना, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के सारे सामग्री है हमारे पास। तो ट्रेडिंग अकाउंट को बना लो, बनाकर बैलेंसिंग फिगर विल, क्लोजिंग स्टॉक विल कम एज बैलेंसिंग फिगर। करेक्ट, ये फीलिंग आया? ओके, अब इस फीलिंग को पकड़ के रखो। ठीक है, अब ये पैराग्राफ को पढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री, ये टाइप 2 का पहचान है। ये जो पैराग्राफ अभी अपने रीड करने जा रहे हैं टाइप 2 का पहचान है। ओके, सो एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31st March 2021, कौन सा, किसके बारे में बात हो रहा है? इन्वेंट्री एज ऑन 31st March 2021 मींस व्हाट, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक? Opening stock. ओपनिंग स्टॉक, because the current year ends on 31st March 2022 and the year started on 1st April 2021. तो उससे पहले 31st March 2021 को जो इन्वेंट्री था उसके बारे में बताया हुआ है। तो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक यानी करेंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। सो करेंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। क्या दिया है? A sum of rupees 17,500, a sum of rupees 17,500 was written off. written off का मतलब क्या है? removed. removed मतलब क्या, प्लस और माइनस? माइनस। तो written off का सिंपल मीनिंग इज माइनस ऑन अ पर्टिकुलर आइटम। तो 17,500 को माइनस किया है ऑन अ पर्टिकुलर आइटम विच वॉज ओरिजिनली परचेज्ड। ओरिजिनली ये आइटम कितना में परचेज किया था? 50,000 में परचेज किया था, और इसमें से आपने 17,500 को राइट ऑफ यानी माइनस कर दिया है। तो माइनस करने के बाद इसका वैल्यू कितना हो गया? माइनस करने के बाद इसका वैल्यू कितना हो गया? 50,000 माइनस 17,500 इज 32,500। ये सोनो 32,500 है। तो ये जो आइटम हमारा है इट इज, आगे रीड मत करो, ये जो आइटम हमारा है इट इज इंक्लूडेड इन द ओपनिंग स्टॉक at rupees 32,500 because previous year ending on 31st March 2021
जब हम लोग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे थे तो किसी एक पर्टिकुलर आइटम में हमने 17,500 को राइट ऑफ किया था, यानी माइनस किया था, और इस आइटम को बिजनेस एंटिटी ने 50,000 में परचेज किया था। तो 17,500 को राइट ऑफ करने के बाद इसका वैल्यू कितना निकाला गया? 50,000 माइनस 17,500 इज इक्वल टू 32,500। तो ये जो आइटम है इसका वैल्यूएशन 32,500 पर किया गया। ये प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग स्टॉक में 32,500 में इंक्लूडेड है, यानी ये करेंट ईयर के ओपनिंग स्टॉक में 32,500 में इंक्लूडेड है। यस और नो? क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? अब आगे पढ़ो। एंड वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹45,000, यानी इस आइटम को हमने करेंट ईयर में 45,000 में बेच दिया। बेच दिया मतलब सेल कर दिया। सेल कितना में किया? 45,000। तो ये 45,000 का जो सेल्स प्राइस है, क्या लगता है? करेंट ईयर में बेचा है, तो इसका अमाउंट करेंट ईयर के सेल्स में इंक्लूडेड होगा। यानी 12,45,000 में 45,000 का जो अमाउंट है, इट इज फॉर दिस आइटम। करेंट ईयर का सेल इज 12,45,000, उसमें से 45,000 का सेल्स अमाउंट इज फॉर दिस आइटम। ठीक है, यानी ये वाला जो आइटम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल आइटम। एबनॉर्मल क्यों? बिकॉज ये राइट ऑफ हुआ हुआ है। कैसे राइट ऑफ हुआ हुआ है ना? इसका वैल्यूएशन को हमने कम किया था, तो ये हमारे लिए एबनॉर्मल आइटम, बिकॉज ये नॉर्मल सेल्स मार्जिन में सेल नहीं हुआ है, लिखा हुआ है इसमें। बारिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम, बाकी सारे आइटम्स पर ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स है। तो ये मेरा एबनॉर्मल आइटम है, बिकॉज जो नॉर्मल आइटम है वो 20% ऑन सेल्स के ग्रॉस प्रॉफिट के रेट पर सेल हो रहे हैं, और ये मेरा एबनॉर्मल आइटम है जिसको हमने राइट ऑफ किया था एक सर्टेन अमाउंट, 17,500 को राइट ऑफ किया था। ये सुनो, क्लियर है? Yes, sir. तो ये आइटम मेरा एबनॉर्मल आइटम है। अब ये जो एबनॉर्मल आइटम है, ये कहां कहां कितना कितना अमाउंट का इंक्लूडेड है? ये जो एबनॉर्मल आइटम है ये किधर किधर? Sir, बोलो। in sales, it's included because सेल्स में 45,000 में इंक्लूडेड है, और सर ओपनिंग स्टॉक में भी इंक्लूडेड है ना? ओपनिंग स्टॉक में भी इंक्लूडेड है। कितना में? 32,500। 32,500. करेक्ट। सो ये जो एबनॉर्मल आइटम है इट इज इंक्लूडेड एट टू प्लेसेस। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक में ये आइटम 32,500 के अमाउंट से इंक्लूडेड है, एंड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स में ये 45,000 से इंक्लूडेड है। अब क्या ये आइटम हमारे पास है? क्या ये आइटम बिजनेस एंटिटी के पास है? नो, नो सर. नहीं है, क्योंकि इसको No, sir. बेच दिया है। टाटा बाय बाय हो चुका है। तो ऑब्वियस सा बात है ये आइटम मेरे क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सेल आउट हो चुका है। तो हम लोग को अपना कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है? ये जो एबनॉर्मल आइटम, जिधर वेरी नाइस, वेरी नाइस, ये जो एबनॉर्मल आइटम, फर्स्ट करेक्ट आंसर है ना? ये जो एबनॉर्मल आइटम है ये जिधर जिधर जिस अमाउंट से इंक्लूडेड है उधर से उसको उस अमाउंट से माइनस करके हटा देना है। We need to remove the effect of abnormal item
from wherever it is included, at whatever amount is it included. We need to make the trading account free of this abnormal item for the purpose of convenience. है ना, कैलकुलेशंस के लिए, है ना. तो ओपनिंग स्टॉक में से 32,500 माइनस करेंगे एंड सेल्स में से 45,000 माइनस करेंगे. सेल्स में से 45,000 माइनस करने के बाद सेल्स का अमाउंट कितना का आएगा? 12 12 लाख. lakh. उसी पर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स लगा पाएंगे, वरना नहीं, कैलकुलेशंस डिफिकल्ट हो जाए, नहीं कर पाएंगे. Most of the amount was also GP amount. Everything will come. This is institute study material. All the varieties will be covered. Okay. So 45,000 सेल्स में से माइनस करने के बाद 12 लाख पर अपने 20% ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स लगाकर ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट कर पाएंगे. तो हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट को बिल्कुल फ्री करना है फ्रॉम दिस एबनॉर्मल आइटम, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन. ट्रेडिंग अकाउंट के सारे आइटम्स हमारे पास है सिवाय क्लोजिंग स्टॉक को छोड़कर. तो एक बार ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे तो बैलेंसिंग फिगर विल बी द क्लोजिंग स्टॉक. और ये जो एबनॉर्मल आइटम है ये करेंट ईयर में सेल हो चुका है, तो ऑब्वियस सा बात है क्लोजिंग स्टॉक में इसका अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है, तो क्लोजिंग स्टॉक में ये है नहीं. तो अपने को कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए एबनॉर्मल आइटम को रिमूव करना है from wherever it is included, at whatever amount is it is included. Okay. तो ओपनिंग स्टॉक में से 32,500 माइनस कर देंगे, सेल्स में से 45,000 माइनस कर देंगे, यानी अब जो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा बनेगा वो केवल नॉर्मल आइटम्स के लिए बनेगा. ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन. क्लोजिंग स्टॉक में सिर्फ नॉर्मल आइटम्स है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ नॉर्मल आइटम्स का अमाउंट होना चाहिए, अब नॉर्मल आइटम्स को हटा देना है. क्लियर है? यस और नो? फटाफट. Yes, sir. ओके, तो करते एक बार. There is no specific name for this. एवरीथिंग आई डिस्कस. हैव फेथ, हैव अनकंडीशनल फेथ, मतलब सॉर्ट ऑफ ब्लाइंड फेथ, लाइक दिस. लाइक इन महाभारत गांधारी सॉरी. तो कृष्ण is now upgraded to Gandhari. He will now have unconditional faith on me. चलो. So this is working for. I will not say. My wish. You just do whatever I'm doing. Everything will be disclosed. अमाउंट रुपीज का डेफिनेटली 2 कॉलम होगा, इनर कॉलम, आउटर कॉलम. To make to bottom. हम्म You have to make to bottom also. हम्म When you do like that, to like how to do it, नहीं बेटा, ऐसे ही करो प्लीज. अभी आपके जितने भी सारे क्वेरीज है सब ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे. सर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आने से ऐसे ही सब ट्रेडिंग. सब सब करेंगे, सबका जवाब मिलेगा, सबका जवाब मिलेगा. सो ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है देखो. 1,42,500. इसमें से हम लोग एबनॉर्मल आइटम 32,500 को माइनस कर देंगे, है ना. सो 1,42,500
नॉर्मल आइटम, जिस आइटम में राइट ऑफ हो जाता है वो एबनॉर्मल आइटम है। बोलो। हाँ, दिस इज अमाउंट आफ्टर राइटिंग 32,500। व्हाट? हाँ, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो ना, ठीक है। परचेजेस, परचेजेस तो मेरा प्लेन एंड सिंपल है, कोई भी एबनॉर्मल आइटम इसमें इंक्लूडेड नहीं है। 7,62,500। सो ग्रॉस प्रॉफिट का जो 20% ऑन सेल्स है वो अपने 12 लाख पर कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है बैरिंग दिस ट्रांजैक्शन, है ना? करेक्ट। बैरिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम, द ग्रॉस प्रॉफिट यानी बाकी सारे आइटम जो हमने सेल किया है उस पर ग्रॉस प्रॉफिट का रेट इज 20% ऑन सेल्स, यानी 12 लाख पर अपने 20% ऑन सेल्स कैलकुलेट करेंगे। सो देखो, ट्रेडिंग अकाउंट को बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट के सारे आइटम्स प्रेजेंट है सिवाय क्लोजिंग स्टॉक को छोड़कर। नाउ वी शैल बैलेंस द ट्रेडिंग अकाउंट एंड द बैलेंसिंग फिगर विल बी द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओके, क्लियर है? So closing stock answer, final answer to the question is the value of closing inventories is 62,500. Right now, क्या ये approach to solve this type of question, is this approach accepted by the institute? कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को बना दिए, then closing stock comes as a balancing figure. Is this approach, as answer is correct, but is this approach accepted by the institute? कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को बनाकर क्लोजिंग स्टॉक एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाले? आंसर इज No. नो। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द इंस्टीट्यूट। वी नीड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। आपका जो क्वेश्चन था ये वर्किंग नोट है, अपर्णा का जो क्वेश्चन था इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, सबका आंसर मिल गया। सो दिस इज नो वर्किंग नोट, बिकॉज ये नोट में कहीं पर नहीं डालना, करना ही नहीं है, एक्सेप्टेड नहीं, नॉन एक्सेप्टेड, नथिंग। बट ठीक है, तो ये करना ही नहीं, ये जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो करना क्या है, वी नीड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। हमेशा हमेशा स्टेटमेंट बनाकर आंसर को प्रेजेंट करना है फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। अब स्टेटमेंट कैसे बनाए,
क्या बेसिक है, क्या बेसिक आइडिया है बिहाइंड प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट इज दिस। स्टेटमेंट बनाने के पीछे हमारा आइडिया क्या लगाना है अपने को कि क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेट मी डिस्कस, लेट मी कंप्लीट, ओके। तो स्टेटमेंट बनाने के पीछे का आइडिया इज, क्या आइडिया लगाएंगे अपने, कैसे प्रेजेंट करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है यूज वन, तो वन में आ जाए। वन में क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1,10,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1,10,000 एबनॉर्मल आइटम का इफेक्ट को हटाने के बाद। फॉर द रीजंस यू नो, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक में ओनली नॉर्मल आइटम इज देयर, तो पूरे कैलकुलेशन में केवल नॉर्मल आइटम्स का अमाउंट को ही लेना है। तो ओपनिंग स्टॉक 1,10,000, परचेजेस 7,62,500 and manufacturing expenses is 1,50,000. You will get cost of goods available for sale. Yes or no? Yes, sir, we will get. Add all the three. Coming to 10,22,500. So cost of goods available for sale मिल गया, उसमें से माइनस करें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यूज थ्री, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स कितना है, 12 लाख माइनस जीपी 2,40,000, 9,60,000 माइनस कर दो, तो यू विल गेट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आई बात समझ में। तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, आपके भेजा में घुसाने के लिए इतना तामझाम मैंने किया, इतना बेसिक से कंसेप्ट को बताया है, फॉर्मूलाज को डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है, समझाया है, एंड देन ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर पहले इजी वे में कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच दिया है, क्लैरिटी दिया है, कंसेप्ट दिया है, देन जाकर अपने लोग इंस्टीट्यूट के लिए फाइनल आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है बाय ड्रॉइंग द स्टेटमेंट, वो बताया। क्लियर है? अब देखो कितना क्विकली समझ में आ गया। यही चीज अगर मैं स्टार्टिंग में बोलता विदाउट डूइंग ऑल दिस तामझाम, समझ पाता? यस और नो में सच्ची में बताओ, समझ पाता कि नहीं पाता? नहीं पाते, है ना? राइट। तो अब अपने को फाइनल आंसर, सिर्फ यही स्टेटमेंट अपने को आंसर में करके आना है एग्जाम में। स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज as on 31st March 2022। वही दो कॉलम होगा अमाउंट के लिए। क्लास 12 में होता था प्लीज, है ना, हाई सेकेंडरी में होता था वो डिटेल कॉलम है ना, अमाउंट का दो कॉलम, इनर कॉलम आउटर, डिटेल विटेल नाउ नॉट स्टैंडर्ड।
बैनी को क्लियर है? बैनी, Yes, sir. ओके, ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज टाइप 2, राइट? एबनॉर्मल आइटम, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो समझ जाना टाइप 2 का क्वेश्चन है। एंड टाइप 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरीके से स्टेटमेंट को बनाना है, तो अपने दिमाग में प्रोग्रामिंग कर लो। टाइप 2 का क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे? एबनॉर्मल आइटम का एडजस्टमेंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने का सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल। एबनॉर्मल आइटम का एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने का सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल, टाइप 2। टाइप 2 के लिए ऐसे स्टेटमेंट को बनाना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, एंड इनर कॉलम आउटर कॉलम, इस तरीके से स्टेटमेंट को ड्रॉ करना है इन द एग्जाम फॉर टाइप 2। ठीक है, क्लियर है? सो आज हमने क्लास में टाइप 1 टाइप 2 को डिस्कस किया, इलस्ट्रेशन 6 7 एंड 8 को सॉल्व किया। क्लियर है आज का क्लास? ओके, सो वी स्टॉप ओवर हियर फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे इलस्ट्रेशन 9 एंड 10, एंड टाइम बचा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू कोई सर। डाउट है तो पूछो, अदरवाइज टेक केयर एंड बाय।